प्रदेश में इन दिनों डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सियासत गर्म है, तो वहीं हाल ही में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के एक ट्वीट पर फिर सियासत गर्म आ गई है। दरअसल ओवैसी ने ट्वीट में लिखा है कि उत्तराखंड के चमोली में 15 मुसलमान परिवारों का सामूहिक बहिष्कार किया जा रहा है। चमोली के व्यापारियों ने धमकी दी है कि 31 दिसंबर तक मुसलमानों को चमोली छोड़ देना होगा और अगर मकान मालिक मुसलमानों को घर देंगे तो 10,000 का जुर्माना देना होगा। ओवैसी ने लिखा कि ये वही उत्तराखंड है जहां की सरकार समानता के नाम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रही है। क्या चमोली के मुसलमानों को समानता और सम्मान से जीने का हक नहीं है? वहीं ओवैसी के इस ट्वीट पर उत्तराखंड राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सम्मान और समानता के लिए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लाया गया है, लेकिन कोई देवभूमि उत्तराखंड का देव स्वरूप और उत्तराखंड की पवित्रता को नष्ट करने का काम करेगा तो बीजेपी सरकार उसे माफ नहीं करेगी। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समान नागरिक संहिता लाई जा रही है उत्तराखंड में, लेकिन इसके साथ साथ देवभूमि का देवत्व और देव स्वरूप बनाए रखना यह भी आवश्यक है। इसके स्वरूप को कोई बदलने का प्रयास करेगा, इसके स्वरूप से कोई खिलवाड़ करेगा, इसकी पवित्रता को नष्ट करने का प्रयास करेगा तो उत्तराखंड की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। और बढ़ते हैं आगे और रुक करेंगे अगली खबर का। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर अभी भी जद्दोजहद जारी है। बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी में भी कशमकश का माहौल दिखाई दे रहा है। बीजेपी अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। इसी को लेकर बीजेपी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि पार्टी ने नाम का पैनल बनाकर केंद्र को भेजा है और केंद्र के चिंतन मंथन के बाद ही एक मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज चुका है और आपको मालूम है कि पूरे देश में लगभग 50 उपचुनाव हैं और झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हैं, तो सभी पर प्रक्रिया जारी है और अभी आज नामांकन प्रारंभ हुआ है, अभी एक सप्ताह है। तो नामांकन की तिथि तक निश्चित रूप से प्रत्याशी की घोषणा होगी, मंथन के बाद होगी। कहीं कोई पेच नहीं है, पार्टी में पूरी पारदर्शिता है। निश्चित रूप से जीतने वाले प्रत्याशी की। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर उप जिला चिकित्सालय पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। वहीं शहीद भगत सिंह चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिष्ठान वितरित कर आतिशबाजी की। इस मौके पर उन्होंने अमित शाह की दीर्घायु की कामना की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही सीएमएस को चिकित्सालय में कर्मचारियों की कमी को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। और जो अपने सख्त फैसले के लिए जिनकी एक छवि है, जिनकी कमिटमेंट के लिए अपनी एक छवि है, उस तो महान नायक का जन्मदिन आज है और भारतीय जनता पार्टी मसूरी के कार्यकर्ताओं ने पहले मसूरी हॉस्पिटल में फल बांटकर हमने उनके जन्म को मनाया और आज यहीं पर पिक्चर पैलेस पर आतिशबाजी करके लड्डू बांटकर हम उनके जन्म को मना रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु रहें, आप स्वस्थ हों और लगातार आपका मार्गदर्शन भारतीय जनता नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे और भारतीय जनता पार्टी से। उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। 3 श्रेणियों में जो बच्चे और युवा बेहतर स्लोगन देंगे उन्हें 14 नवंबर को बाल दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। इसी सिलसिले में मंगलवार को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने युवा कल्याण, खेल और शिक्षा विभाग की समीक्षा की। हमारे अन्य सभी युवा साथी, तो ये तीनों कैटेगरी चूंकि युवा विभाग से भी संबंधित है, महिला सशक्तिकरण विभाग से भी संबंधित है
और शिक्षा विभाग से भी संबंधित है। तीनों विभागों का संयुक्त रूप से एक कोशिश है कि नेशनल गेम जो कि प्रस्तावित है उसके रिगार्डिंग हम लोग नेशनल गेम के लिए कुछ बेहतरीन स्लोगन ये अधिक से अधिक हमारे जो बच्चे हैं जो 8 से लेके 14 वर्ष के हैं, वे बच्चे जो 14 से लेके 23 वर्ष के हैं और वे बच्चे जो 23 से लेके 29 वर्ष तक के बच्चे हैं या युवा हैं, उन सब का समावेश करते हुए नेशनल गेम के रिगार्डिंग जो बेहतरीन स्लोगन देंगे, जो बेहतरीन किसी प्रकार की रचना जो है विभाग को देने का काम करेंगे और उनके बीच में से भी बेहतरीन स्लोगन का सिलेक्शन होगा जो नेशनल गेम के अकॉर्डिंग होगा और उनको हम लोग आने वाले समय में 14 नवंबर को ही जो है हम लोग उनको सम्मानित भी करेंगे। देहरादून में निकाय चुनाव से पहले मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का मुद्दा फिर गर्मा गया है। आपको बता दें कि मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर बीजेपी सरकार जो अध्यादेश लेकर आई थी उसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है, जिसके लेकर कांग्रेस का कहना है कि सरकार मामले में ठोस कदम उठाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं मामले में बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि सरकार मलिन बस्तियों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। अब राजनीतिक दल हैं, कोई भी सिचुएशन होगी तो उसमें अपने अवसर तलाशेगी। जब कांग्रेस थी तो हमने अवसर तलाशे, आज हम हैं तो वो अवसर तलाशेंगे, ये चलेगा। लेकिन जो करना आवश्यक है वो ये है कि मलिन बस्तियों का जो सब्जेक्ट है इसका एक बार में समाधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बार बार इसको लेकर लोग तरह तरह के प्रश्न खड़े करते हैं, तरह तरह की राजनीति करते हैं। और ये विषय मैंने झेला है जब मैं नगर पालिका के अंदर था, अभी तो नगर निगम है, तो उस समय मलिन बस्तियों को लेकर बहुत बड़ी राजनीति होती थी, बहुत बड़ी राजनीति होती थी। तो उस समय हमने मलिन बस्तियों पर टैक्स लगाने का काम शुरू किया। उसके बाद मलिन बस्तियों का शोषण कम हुआ, क्योंकि पहले मलिन बस्तियों को उजाड़ने के नाम पर बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा होता था, धरने प्रदर्शन होते थे। लेकिन जब से वहाँ पर टैक्स लगना सुनिश्चित हुआ, जब वहाँ पर हम लोगों ने विकास कार्य सुनिश्चित किया, हमने मलिन बस्तियों को नियमित करने का कार्य किया, नियमितीकरण कार्य किया, हमने अधिकृत मलिन बस्तियां घोषित की। उसके बाद तो जब ये प्रक्रिया चली तो उसके बाद शोषण बंद हुआ। तो सियासत भी होती है, लेकिन सियासत के साथ साथ समाधान भी आना चाहिए। हम उस ओर आगे। देहरादून के शिक्षा विभाग के कार्यालय में शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं शिक्षा विभाग की डीजी झरना कमठान ने बताया कि बैठक में क्लस्टर स्कूल के प्रस्ताव के संबंध में चर्चा की गई है और खराब स्थिति वाले विद्यालयों पर भी चर्चा हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्लस्टर स्कूल आसपास के स्कूलों के हब का काम करेंगे, जिसमें आने जाने के लिए वाहनों की सुविधा भी दी जाएगी, जिसके लिए सभी जिलों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। देखिए, कल सचिव विद्यालय शिक्षा की अध्यक्षता में समस्त 13 जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें जो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से एक तो क्लस्टर विद्यालयों के प्रस्ताव के संबंध में था। इसके अलावा जो हमारे ऐसे विद्यालय हैं जो जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं, उनके संबंध में भी चर्चा की गई और जो इस तरह के विद्यालय हैं जहाँ पर बिजली, पानी, फर्नीचर आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उनके संबंध में भी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। जहाँ तक क्लस्टर स्कूलों का प्रश्न है, तो इसमें जो इस तरह के विद्यालय हम बना रहे हैं, जो क्लस्टर के रूप में काम करेंगे, यानी कि उनके जो आस-पास के विद्यालय हैं, उनके हब के रूप में जो है वो उन विद्यालयों में जो है छात्रों को बुलाया जाएगा और छात्रों को वहाँ तक आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सुविधा उपलब्ध करी जाएगी। तो उस पे चर्चा हुई है। कुछ जनपदों से प्रस्ताव आ गए हैं, बाकी जनपदों से अपेक्षित हैं। तो जैसे ही बाकी जनपदों से प्रस्ताव आते हैं, इसमें एक शासन स्तर पर बैठक करी जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। थूक जिहाद मामले के बाद पुलिस प्रशासन भी अब एक्शन मोड में आ गया है, जिसे लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी रेस्टोरेंट्स और ढाबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने कहा कि इसे लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। मतलब सोच का और उसका भी प्रश्न है कि भाई ठीक है, आप अपने किसी परिवार के सदस्य का की प्लेट से आप खाना शेयर कर सकते हैं, अपने किसी मित्र की प्लेट से खाना शेयर कर सकते हैं, उसमें या एक गिलास से कई बार होता है हम पानी भी पी सकते हैं। लेकिन अमूमन किसी अनजान व्यक्ति से या कोई अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करने वाला कोई कुक है, कोई वेटर है, वो किसी खाने को मतलब जानबूझ के प्रदूषित कर रहा है,
तो फिर यहाँ पे लोगों की भावनाओं का भी, धार्मिक भावनाओं का भी और अदरवाइज भी भावनाओं का भी। मसूरी के शहीद स्थल पर भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर होने वाली तांडव रैली के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जहां उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों ने कई संगठनों के साथ तांडव रैली में शामिल होने पर सहमति दी। इस मौके पर उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि राज्य को बने हुए 24 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ की जनता अभी भी उपेक्षित है। जमीनें बाहरी लोग खरीद रहे हैं, जिसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में आगामी 24 अक्टूबर को देहरादून में तांडव रैली का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड का अस्तित्व खतरे में है। इसके लिए हम 24 तारीख को तांडव रैली निकाल रहे हैं। तांडव मतलब हमारे शिव के संदेश को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि 2013 से आपदा आ रही है, इस राज्य के मूल स्वरूप को आपने खराब कर दिया है। जब आप शिव के संदेश को भी ठुकरा रहे हैं, यहाँ के मूल निवासियों की उपेक्षा कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम ये तांडव रैली निकाल रहे हैं। और उसी क्रम में हम पूरे उत्तराखंड के अंदर गांव-गांव, ब्लॉक स्तर पर जाकर लोगों का समर्थन मांग रहे हैं। देखिए, जो यूकेडी ने 24 अक्टूबर की जो रैली रखी है, वो ऐसा महसूस हो रहा है हम लोगों को कि जैसे उत्तराखंड में 1994 में जो राज्य निर्माण का आंदोलन हुआ था, उसी रूप में इस तांडव रैली को जो जन समर्थन मिल रहा है, पूरे पहाड़ों से मिल रहा है। सारी महिला शक्ति वहाँ पे आ रही, माता शक्ति आ रही है, किसान आ रहा है, मजदूर आ रहा है, और हमारे उत्तराखंड के जितने भी कलाकार हैं, मैं कलाकार के नाते बोलना चाहूँगा कि हमारे कलाकारों का पूरा समर्थन उस रैली को है। और आप लगातार देख रहे हैं सभी कलाकार हमारे जो हैं वीडियो भी बना रहे हैं और वहाँ पहुँच भी रहे हैं। तराई पूर्वी उप वन प्रभाग खटीमा के अंतर्गत आने वाले साल भोजी नंबर 1 में लकड़ी तस्करों ने अवैध रूप से 2 साल के पेड़ों को काट दिया। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ के काटे गए लकड़ी के गिल्टे कब्जे में ले लिए हैं। लकड़ी तस्करों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने एसडीओ कार्यालय से 200 मीटर की दूरी पर ही वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल अब वन विभाग ने तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। 2 दिन पहले हमको सूचना मिली थी कि सालभोजी नंबर 1 में जो हमारे अतिक्रमण क्षेत्र से लगा हुआ है, वहाँ पर 2 साल के पेड़ कटने की सूचना हमको प्राप्त हुई थी। तो हमारा स्टाफ मौके पर गया और जो भी वहाँ पर माल वगैरह हमने बरामद किया है, कुछ नग हमको साल के वहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जिनको हमने अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। और जो संबंधित है उसके विरुद्ध हमने जुर्म केस यहाँ पर इजराई किया गया है। आगे की जाँच जारी है। अभी तो इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हमारे द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है। तुरंत ही इस बात का पता चल जाएगा कि किसके द्वारा। वहीं सीमान नगर ज्योतिर्मठ के डांडो वार्ड में पिछले 3 दिनों से जंगली भालू का आतंक जारी है। भालू के आतंक को देखते हुए अब नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन के साथ साथ नगरपालिका ज्योतिर्मठ ने भी ठोस कदम उठाया है। नगरपालिका ने गांधी मैदान से ऊपर डांडो नंदा देवी मंदिर के पैदल मार्ग के आसपास स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया है, जिससे इन घनी झाड़ियों में भालू अपने बच्चों के साथ छुप ना सके और कोई बड़ा हादसे को टाला जा सके।